बहुत हुआ इंतज़ार। मैंने स्वर और व्यंजन को पढ़ाना आरंभ तो किया था बीच में, लेकिन बहुत विराम लग गया, मैं पढ़ा नहीं पाया। क्यों नहीं पढ़ा पाया? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक कोई बहुत ही फेमस यूट्यूबर तो नहीं हूँ। मैंने हाल ही में ही अपना चैनल शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा चैनल अब तक ग्रो नहीं हुआ। मेरा यूट्यूब से मुझे कोई इनकम नहीं मिलती है, तो पेट भी पालना ज़रूरी होता है, अपना परिवार को भी देखना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं बीच में कुछ दिनों तक इस पर टाइम नहीं दे पाया था, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो नहीं छोड़ पाया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम लोगों के देश में, इंडिया में, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? जाहिर सा बात है कि आपका जवाब होगा हिंदी। जी हाँ, और ये सही उत्तर है। हम लोगों के भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और अगर आपको भी पता होगा कि बच्चे आजकल हिंदी के नाम सुनते ही, अगर उसको हिंदी बोलना तो अच्छा लगता है, वो हमेशा हिंदी ही बोलता है। लेकिन अगर उससे स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ जाए, जैसे क्लास 10 के बाद में ऑप्शन मिलता है ना, इकोनॉमिक्स या फिर हिंदी में, दोनों में से एक को चूज़ करना होता है, आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स को चुनते हैं, हिंदी से वे भागते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हिंदी बोलना तो आसान है, हम जो डे टू डे लाइफ में बोल रहे हैं वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हिंदी पढ़ना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें संस्कृत, पाली, ब्रिज, ना जाने कितने सारे भाषाओं का मिश्रण होता है। नाम के लिए सिर्फ हिंदी होता है। बच्चों का कहना है कि उसमें नाम के लिए सिर्फ हिंदी होता है, लेकिन पढ़ाया तो वो बहुत ही हाई लेवल का हिंदी होता है, इसलिए हिंदी से बच्चे भागते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ये जोश जग जाएगा कि आप हिंदी से नहीं भागेंगे, हिंदी का सामना करेंगे। दोस्तों, हिंदी को अगर मन लगाकर पढ़ा जाए तो हिंदी जैसा इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। जी हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हिंदी को, उसके बेस लेवल को सही ढंग से पढ़ा जाए तो हिंदी एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। हिंदी पढ़ने में विद्यार्थियों को परेशानी इसलिए आती है क्योंकि देखिए, आप अंग्रेजी की बात करें तो वहाँ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और उन 26 अल्फ़ाबेट्स का साउंड, उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक दूसरे से परे है, एक दूसरे से अलग है। इसलिए इंग्लिश को पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट हिंदी की बात करें तो हिंदी पढ़ते हुए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हिंदी में जो बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होता है, एकदम एक दूसरे से मिला जुला होता है। इसीलिए बच्चे सही से उच्चारण नहीं कर पाते। बच्चे ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा क है, कौन सा ख है, कौन सा च है, कौन सा छ है, कौन सा ड है, कौन सा ढ है, इसी तरह से कौन सा त है, कौन सा थ है। बच्चे इनमें फ़र्क नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों को हिंदी पढ़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं में से एक है जिसको हिंदी पढ़ते हुए दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने वाला हूं। जैसे कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी को पता होगा कि मैंने हाल ही में स्वर और व्यंजन को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिस पे मैं स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ाना चाहता था, मगर वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं केवल स्वर तक ही कवर कर पाया था। तो इस वीडियो में आज हम व्यंजन को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, तो कृपया मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आप पहला स्टेप को छोड़ देंगे या दूसरा स्टेप को छोड़ देंगे, दूसरा चरण को छोड़ देंगे, तो आप तीसरे स्टेप पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आप से जो छूट जाता है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, उससे आपका
कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि स्वर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिफोर नोइंग व्यंजन आपको स्वर पढ़ना होगा। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ जाकर उस वीडियो को पहले देख ले, इसके बाद ही इस वीडियो को देखना। लेकिन हाँ दोस्तों, एक प्रॉमिस जरूर करिए कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ने वाले में से है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी ही वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपको सीखना है, व्यंजन पूरी तरीके से सीखना है, तो आप अंत तक बने रहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्यंजन में जो फर्क है आपको वो नजर आएगा। हिंदी व्यंजन के वर्गीकरण को आप जान पाएंगे, इसको कैसे उच्चारण करेंगे उसको जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्यंजन। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि व्यंजन क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्वर को पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि वर्णों के सबसे छोटी इकाई को स्वर कहा जाता है। बिल्कुल उसके विपरीत जिन वर्णों को उच्चारण करने में, जिन वर्णों को बनने में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे क जब तक उसमें स्वर का मेल नहीं होता है वो बिल्कुल अधूरा है। वो अधूरा कैसे है? क के नीचे हलंत लग जाता है तो उसे कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? आधा क। जब उसमें अ की मात्रा लगेगा तो वो क बनेगा। उसी तरह क के नीचे, ख के नीचे भी हलंत लगेगा, फिर उसमें जब प्लस अ की मात्रा होगा तब वो जाकर ख बनेगा। कहने का तात्पर्य कि व्यंजन जो होते हैं उसको उच्चारण करने में, उसको बनने में स्वरों की सहायता ली जाती है, जबकि स्वर वर्णों की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वरों को उच्चारण करने में किसी व्यंजन या अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो ये थे व्यंजन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पता चला है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं वो उच्चारण करने में होती हैं। वे सही ढंग से हिंदी के व्यंजन को उच्चारण नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी के बहुत सारे वर्ड जो होते हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वे एक दूसरे से सिमिलर है, इसलिए बच्चों को उच्चारण करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जैसे क और ख, बच्चे इसमें फर्क नहीं कर पाते कि कौन सा क है कौन सा ख है। उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए वे उच्चारण जब करते हैं तो क कह देते हैं, ना कि क और ख। जबकि इसको सही ढंग से उच्चारण किया जाए या फिर इसके उच्चारण करने की विधि को समझा जाए तब हमें पता चलता है कि इसमें तो जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन बच्चे ये फर्क को पता नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उन्हें उच्चारण करने में प्रॉब्लम होती है। और जब ये उच्चारण करने में प्रॉब्लम होगा, जब वो सही से हिंदी के व्यंजन या स्वर को उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, तो आप खुद ही बताइए कि वे सही से रीडिंग कैसे कर पाएंगे, सही से पढ़ कैसे पाएंगे, सही से लिख कैसे पाएंगे। जबकि उसे बच्चों को पता ही नहीं है कि जब कलम लिखना होगा तो क लिखे या ख लिखे। वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि दोनों तो सेम ही लगता है उन्हें। तो इसी तरह से बहुत सारे जैसे च छ, ज झ, ट ठ, ट त, ठ थ, तो ये बहुत सारे वर्ण जो है इसमें बच्चों को परेशानियां होती है, वे समझ नहीं पाते, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं, एकदम बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। हिंदी व्यंजन को किस तरह से उच्चारण करना चाहिए मैं विधि को बताऊंगा, हिंदी व्यंजन के वर्गीकरण को भी बताऊंगा। लेकिन आप देखते रहना दोस्तों, स्किप मत करना। देखिए, हिंदी में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। उन 52 वर्ण में से 13 जो है वे स्वरों के अंतर्गत आते हैं। जब मैंने स्वर को पढ़ाया था तो आपको बताया था कि स्वर में 13
अल्फ़ाबेट्स आते हैं, लेकिन उन 13 में से भी केवल 11 को ही स्वर कहा जाता है। उसके अंग और अ को अयोगवा कहा जाता है। तो उसी तरह से अगर 52 में से हम 13 को परे रखें तो 39 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 39। तो इन 39, वैसे तो व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुणित व्यंजन को मिलाकर 39 होते हैं। ये सब भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। दोस्तों, सबसे मजेदार वाली बात यह है कि हिंदी के वर्णों को, व्यंजनों को जब हम उच्चारण करते हैं तो शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन इसको उच्चारण करते समय हमारे जो मुंह है, हमारा जो शरीर है, इसके कोई ना कोई अंग का प्रयोग होता है। उस अंग के माध्यम से हम इसके उच्चारण को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, हिंदी के जैसे मैं क ख ग घ, एक बार मैं आपको उच्चारण करके सबसे पहले सुनाता हूं, फिर हम बात करेंगे। देखिए, क ख ग घ ङ च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह च त्र ज्ञ। ये तरीका होता है उच्चारण करने में। बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे स्कूल में टीचर्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको भी खुद भी पता नहीं होता, वे बच्चों को जाके क ख ग घ पढ़ा देते हैं। इस तरह उनको पता होता है, लेकिन वे बच्चों को सही से नहीं समझाते। बच्चे भी ऐसे ही सुनते हैं और इसी तरह से बोलते हैं, तो इसी कारण से गलतियां होती है। इस तरह से अगर आप सही उच्चारण के पकड़ को पकड़ लेंगे तो आपको हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान लगने वाला है। दोस्तों, अभी जो मैंने उच्चारण किया, आपने उसमें गौर से अगर सुना होगा तो आपने देखा होगा कि हर एक वर्णों के उच्चारण में जो ध्वनि जो निकली है, वे ध्वनि एक दूसरे से परे है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब देखिए, क ख ग घ ङ, ये जो लाइन है इसको हम क वर्ग भी कह सकते हैं। हमने इस लाइन में 5 अक्षर है, उन 5 अक्षर में से पहले अक्षर को हमने चुना और उस अक्षर के आधार पर हमने इस वर्ग को नाम दे दिया। क्या नाम दिया? क वर्ग। उसी तरह से दूसरे को हमने दिया च वर्ग, तीसरे को ट वर्ग, चौथे को त वर्ग, पांचवे को प वर्ग। उसके बाद वाले को फिर हम पढ़ेंगे, पहले इनको समझते हैं। तो हमने इसको, ये जो 5-5 वाले लाइन वाले वर्ग है, इनको हमने वर्गों में बांट लिया। अब इन वर्गों को उच्चारण कैसे किया जाता है? सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 5-5 के जो अक्षर है, इनके अंत में जैसे अंग, न्य, अड़, न, ये जो सारे हैं ये क्या कहलाते हैं? ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये अक्षर के अंत में है, इसलिए इसको पंचमा अक्षर कहते हैं। इसको, जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं, जिसको उच्चारण करने में हमारे नाक से जो अधिकतर ध्वनि निकलती है, इसको अंग्रेजी में नेजल साउंड कहा जाता है। तो अब देखिए, क वर्ग को उच्चारण करते हुए हमारे जो शरीर के, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में ज़्यादा जोर लगता है, उसके आधार पर हम इसको उच्चारण सही से कर पाएंगे। जैसे क वर्ग को कंठ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ्य। अब कंठ हमारे शरीर में कहाँ होता है? जी हाँ, ये जो भाग है, ये जो गले का ये भाग है, इसे हम कंठ कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दवा, मुझे खांसी आ रही है मैं छींक लेता हूँ, तो इसे हम कंठ कहते हैं। तो जब हम ये क वर्ग के व्यंजन को हम उच्चारण करेंगे तो सबसे ज़्यादा बल कहाँ पर पड़ता है? कंठ पर पड़ता है।
अब आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, क ख ग घ। अंगा। नाक मैंने क्यों दबाया? क्योंकि जो अंतिम वाला है वो क्या है? नेजल साउंड है। और नेजल साउंड मतलब कि नाक से अधिक ध्वनि निकलती है, नाक पर ज़्यादा जोर पड़ता है। और अगर आप एक नाक दबाकर जैसे अंगा निया अड़ा ना ऐसे कहेंगे तो वो गलत होगा ही नहीं, उसका उच्चारण बिल्कुल सही होगा, वो गलत होने का उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपने गौर किया होगा, क ख ग घ, इनको उच्चारण करते समय हमारे कंठ पर अधिक बल पड़ा, इसीलिए इसको कंठ्य कहा जाता है। इस तरह से हम इसके फर्क को पकड़ सकते हैं। अगर इस तरह से आपको इसके फर्क को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो और एक तरीका है। देखिए, आप जो ये पहला वाला है जो क, उसको थोड़ा जोर से बोलिए। उसको कैसे बोलिए? जोर से, क ख। नेक्स्ट वाले को धीमा बोलिए। उसी तरह ग को जोर से बोलिए, घ को धीमा बोलिए। ऑटोमेटिकली फर्क नजर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली फर्क नजर क्या, अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फर्क हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे क ख ग घ, ये विधि जो है ये विधि सभी में आते हैं। ये क वर्ग के लिए भी प्रयोग है, च वर्ग के लिए भी, ट वर्ग के लिए भी, प वर्ग के लिए भी, त वर्ग के लिए भी। कहने का तात्पर्य कि सभी वर्ग के लिए ये प्रयोग में आता है। और इस तरह से आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्क हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो वर्ग है उसको हमने क्या कहा था? च वर्ग। अब च वर्ग को उच्चारण करने में हमारे तालु का प्रयोग होता है। किसका? तालु। तालु कहाँ होता है दोस्तों? जो हमारे ये जो ऊपर वाले दांत है, दांत के ऊपर जब जीवा लगता है वहाँ जो छत सा है उसे हम तालु कहते हैं। जब हम च छ ज झ न्य, ये जब हम च वर्ग को उच्चारण करेंगे तो हम लोगों का ये जीवा जो है, टंग जो है, ये जीवा जो है वो ऊपर जाकर तालु में लगेगा। अगर आपका ऐसा नहीं लग रहा है, अगर आपका जीवा तालु में जाकर नहीं लग रहा है, डेट मीन्स आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये समझ जाओ कि आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। तालु में लगना अनिवार्य है, तब जाकर इसका उच्चारण सही होगा। तो आप मेरे साथ एक बार उच्चारण करिए, च छ ज झ न्य। अब ये जो च छ ज झ कहा मैंने, वो उसको आपने गौर किया होगा कि उसको उच्चारण करते समय हम लोग का जीवा जो है ये आगे वाले दांत के, या आगे वाले दांत के ऊपर वाले तालु के हिस्से में लगा है। नेक्स्ट, ट वर्ग। क्या वर्ग? ट वर्ग। ट वर्ग को मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा? मूर्धन्य। मूर्धन्य से आपको आप अनुमान लगा सकते हैं कि मूर्धन्य, इसमें कोई कुछ विचित्र होगा, कोई टेढ़ा वेढ़ा ऐसा कुछ होगा। जी हाँ, सही कहा आपने, मूर्धन्य, मूर्धा। मूर्धन्य में जो हम उच्चारण करेंगे ट, इसमें हम लोगों का ये जो जीवा होगा वो जीवा हल्का सा फोल्ड होगा। हल्का सा पहले जब हम उच्चारण करेंगे तो ये हल्का सा मुड़ेगा। हल्का सा मुड़कर जो हमारे मूर्धा है, हमारा ऊपर तालु के ऊपर जो हिस्सा है उसमें जाकर लगेगा। उसमें जाकर लगकर ये झट से वापस आएगा, तब जाकर इसका उच्चारण होगा। जैसे ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, अड़ अड़। तो जब हम ट ठ उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होगा? हम लोगों का जो जीवा होगा वो हल्का सा फोल्ड होगा, आगे की ओर मुड़ेगा, मुड़कर ऊपर के जो मूर्धा है वहां जाकर लगकर टक करके चटाक से वापस आएगा, तब जाकर ट ठ का उच्चारण सही होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका उच्चारण गलत हो रहा है। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, फिर हम अगले वर्ग को देखते हैं। ट ठ ड
ढ अड़ 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 मैंने कहा जरूरी नहीं है नाक ही दबाना, अड़ में ऑटोमेटिकली नेजल से साउंड आ जाता है। अगर आपको नाक अगर एक नाक दबा देंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो आपने देखा कि इसमें फर्क है, बहुत फर्क है, ट और ठ, ट ठ, जमीन आसमान का फर्क है, कहाँ ट और कहाँ ठ। ट से टमाटर होता है तो ठ से ठटेरा होता है, ड से डमरू होता है तो ढ से ढक्कन होता है। ये नहीं कि ढ से ढमरू हो, वो ढमरू हो जाएगा। ड से डमरू होगा, ढ से ढमरू होगा, वो गलत है। ढ से ढक्कन है, ढ से फिर हम ढमरू नहीं कह सकते। उसी तरह से ड से डक्कन नहीं कहेंगे, डक्कन, डक्कन गलत है, ढक्कन सही है, डक्कन गलत है, ढक्कन सही है, डमरू सही है, ढमरू गलत है। तो फर्क को देखिए आप, टमाटर सही है, टमाटर गलत है, टमाटर, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसी तरह से ठठेरा सही है लेकिन टटेरा गलत है। तो फर्क को समझिए। उसी तरह से च से चरखा होता है, आप ऐसा मत कह दीजिए छ से छरका, छरका, छरका तो गलत है, चरखा होता है। उसी तरह से छ से छाता होता है, छ से छरका नहीं होता। तो ये फर्क होता है, ये बेसिक सा फर्क है, इसको आपको समझिए। इस तरह से जो उच्चारण के विधि को समझिए, उच्चारण करना सीख जाइए। इसको सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये बहुत ही टफ नहीं है। ध्यान देकर अगर आप 1-2 दिन पढ़ जाएंगे, बिल्कुल मन लगाकर, एकदम बिल्कुल ध्यान देकर, आप 10 घंटा पढ़े, उस 10 घंटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आप वो 10 घंटा मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं। आप वो 1 घंटा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा जिस 1 घंटे में आप मन लगाकर पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मन लगाकर 1-2 दिन ध्यान से इनको उच्चारण करना सीखेंगे, इनके फर्क को समझेंगे, तो ये बिल्कुल ईजी है। इसको आप पकड़ लेंगे तो हिंदी रीडिंग में तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन आपको क्या करना है, प्रयास जरूर करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने क ख ग घ सीख लिया, आप रीडिंग ही ना करें, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ मैं रीडिंग नहीं करूंगा, जब भी मुझे सर मैडम कोई भी उठाएगा तो मैं फटक से खड़ा होकर मैं सही से रीडिंग कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप भले ही व्यंजनों को, स्वरों को सही से उच्चारण करना सीख जाएंगे, इनके फर्क को समझ जाएंगे, पर भी आप सही से रीड तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप हमेशा 1-2 पेज रीड नहीं करेंगे। ये तो सुना होगा आपने, किसी महान कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस आवत जाते सिल पर परत मयान। कहने का तात्पर्य कि बार बार अभ्यास करने से ही चीजें क्लियर होती है। अगर आप रोज 1-2 पेज हिंदी का, 1-2 पेज इंग्लिश का रीड करेंगे तो आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा। जैसे अंग्रेजी में की बात करें तो अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स है और जिनके ध्वनि जो है, प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड निकलता है वो बिल्कुल अलग है। तो अंग्रेजी के लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन हिंदी में क्योंकि सिमिलर होता है इसीलिए उसमें कठिनाई होती। इसलिए मैं आपको ये फ़र्क को समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, क्या हमने क्या पढ़ा, मूर्धन्य पढ़ा, ट वर्ग पढ़ा, उसके बाद त वर्ग। क्या वर्ग? त वर्ग। त वर्ग को दंत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत्य। जी हाँ, इसको दंत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको उच्चारण करते समय हम लोगों के जो ऊपर वाले जबड़ा होता है, ये ऊपर वाले दांत है, जबड़ा है, नीचे वाले दांत है, ये बिल्कुल ये इतने से पोजीशन में आ जाता है। आपको कुछ चबाना नहीं है, घास वास चबाना नहीं है, ठीक है? तो ये पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आपको उच्चारण करना होगा, जैसे त थ, त थ, द ध। और एक बात याद करिए, इसको जब उच्चारण करेंगे तो आपका जो दांत है बिल्कुल ये पोजीशन में तो रहेगा ही, और जीवा जो है, ये जो आगे वाले जो दांत है, जो फावड़ा के जैसे बड़े बड़े दांत है ना, तो उस दांत में जाकर जीवा जो आपका टंग जो है वो जाकर लगेगा। त थ, द ध, न। ओके,
आप इन वर्गों को समझ गए। अब आगे प वर्ग, प वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है। ओष्ठ किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनको उच्चारण करने में हमारे जो ऊपर वाले होठ है और जो नीचे वाले होठ है उन होठों का मिलन होता है। इन दो होठों के स्पर्श के बिना प वर्ग का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। जैसे देखिए प फ ब भ म, प फ ब भ म। अब क्या आप इन वर्णों को आप बिना होठों के मेल के, बिना होठों के, दोनों होठों के स्पर्श के क्या आप उच्चारण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कर भी रहे हैं तो वो गलत होगा। अगर आपने कहा कि जी हाँ मैं तो कर रहा हूँ, प फ बिना होठों के मेल के कर रहा हूँ, डैट मीन्स आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, आपका उच्चारण सही नहीं है। ये बिल्कुल होगा ही नहीं। इसको उच्चारण करने में दोनों होठों का स्पर्श, दोनों होठों एक दूसरे से जाकर मिलते हैं, तब जाकर इसकी ध्वनि मुंह से निकलती है। तो इसी तरह से फिर उसके बाद य र ल व, क्या कहा मैंने? य र ल व, ये जो चार है इसको अंतस्य व्यंजन कहा जाता है। इनको किस लिए अंतस्य व्यंजन कहा जाता है? क्योंकि इसको उच्चारण करते समय हमारे जो फेफड़े से जो हवा निकलती है, फेफड़े से जो सांस निकलती है, वो मुंह के किसी भी भाग को बिना टकराए हुए बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको अंतस्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे य र ल व। अब देखिए इसको इसको लोड़ित भी कहा जाता है, जिसको उच्चारण करते समय जीवा जो है वो लड़खड़ाता है। देखिए हम आज व्यंजनों को उच्चारण करना सीख रहे हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण को आज हम केवल उच्चारण के माध्यम से ही देख रहे हैं। वैसे तो व्यंजनों के वर्गीकरण जो है वो अलग अलग माध्यम से की गई है। ये अलग टॉपिक है, ये अलग विषय है। व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसको मतलब आप जब हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो जब आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण बिल्कुल 20 मार्क 15 मार्क का प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। तो हमें उच्चारण के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, इस तरह से बहुत सारे आधार पर हमें व्यंजनों का वर्गीकरण करना होता है। लेकिन क्योंकि आज हम केवल उच्चारण सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम उच्चारण के माध्यम से सीख रहे हैं। फिर स, स, श, ह, ये जो चार है, इन चार वर्णों को, इन चार व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है या फिर संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसको उच्चारण करते हैं, जो हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है, जो सांस निकलती है, वे आपस में रगड़ खाते हुए निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब कि वो आपस में रगड़ खाते हुए एक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। दूसरे और से समझिए आप, जो ये स होता है वह शांति माने ये कौन सा स है? ये तालव्य स है। कौन सी स है? तालव्य। इसको उच्चारण करते समय जिस तरह से हमने तालव्य च वर्ग को उच्चारण करने में जो हमने विधि अपनाई, उसी विधि के साथ में इसको उच्चारण करना है। इसको उच्चारण करते समय हम लोगों का जो जीव है ये जो तालु में जाकर लगेगा। स दांत के ऊपर वाले तालु में श, इसको उच्चारण बिल्कुल शांति से करना है, स। उसके बाद जो नेक्स्ट है षट्कण वाला स, इसको हम मूर्धन्य स भी कहते हैं। ये जो मैंने स, श, ह कहा, ये जो चार के वर्ग जो है, ये कौन सा वर्ग है? ये ऊष्म वर्ग के व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। अभी मैं केवल आपको उच्चारण के माध्यम को, उच्चारण के विधि को समझा रहा हूँ। तो षट्कण वाले स को मूर्धन्य स कहा जाता है। क्या स कहा जाता है? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य कौन से वाले वर्ग थे? ट ठ वाले। तो ट ठ वाले वर्ग को उच्चारण करते समय जो विधि का हमने प्रयोग किया था, बिल्कुल उसी विधि के साथ में ये षट्कण वाले स को उच्चारण करना है, तब जाकर आपका उच्चारण बिल्कुल सही स्पष्ट होगा।
इसको उच्चारण कैसे करना है? बिल्कुल आपके जीवे को हल्के से पलटना है और इसको पटाख से उच्चारण करना है, जैसे श श, मतलब ऐसा उच्चारण करना है जैसे आधा स का आप उच्चारण कर, श से षटकण षटकण श। उसके बाद जो स होता है वे कौन सा स है? वे दंत्य स है, दंत्य। इस स को उच्चारण करते हुए हमारे अंदर से गर्मी, एक गर्मी उत्पन्न होती है। श, एक तो दांतों का वो पोजीशन तो रहेगा जो दंत्य वाले वर्ग में था, वो पोजीशन रहेगा, और एक आपके अंदर से गर्म हवा का निकलना जरूरी है। श श श। और आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये जो तीनों स के जो फर्क होते हैं, इन तीनों स को देखिए आप, जो तालव्य श, मूर्धन्य स। एक ठंडे दिन में आप एक आईने के आगे खड़े हो जाइए, आईने के आगे खड़े होकर आप ये तीनों स को उच्चारण करिए। एक तालव्य श को आप शांति के साथ में उच्चारण करिए, श श। उसके बाद षटकण वाले श को आप थोड़े तेजी के साथ में श श श श, तो मूर्धन्य। तो उस प्रकार से उच्चारण करिए। जब आप दंत्य वाले स को उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसे उच्चारण करना है कि आपके जो चेहरे दिख रहा है, आईने में जो आपका, दर्पण में जो आपका चेहरा दिख रहा है, आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, वो आपके अंदर से जो गर्मी वाली हवा सांस निकल रही है, फेफड़ों से जो निकल रही है, उससे आपका, उसके भाप से आपका चेहरा ढक जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं ढक रहा है तो आप उसका उच्चारण गलत कर रहे हैं। तो श, तो इसको उच्चारण करते हुए आपके अंदर से एक गर्मी उत्पन्न होनी पड़ेगी, गर्म हवा बाहर आनी पड़ेगी। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयोजन, मतलब कि मेल से। जब दो व्यंजनों और एक स्वर के मेल से जो व्यंजन, जो वर्ण बनता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी व्यंजन में, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? जैसे दोस्तों आपने पहले देखा कि क को बनने के लिए आधा क प्लस अ की मात्रा लगकर आधा क प्लस अ मिलकर क बनता है। उसी तरह से ट बनने के लिए आधा ट प्लस अ मिलकर बनता है ट। लेकिन जब संयुक्त व्यंजन होता है, इसमें 2 व्यंजनों का मेल होता है, फिर एक स्वर का, तो तब जाकर ये बनता है। जैसे क्ष में आप देख लीजिए, त्र में आप देख लीजिए, आधा त प्लस आधा र प्लस अ, त्र। तो स्र में आधा स, तालव्य स प्लस आधा र प्लस अ, श्र। तो इस तरह से 2 व्यंजनों का, उसके बाद अंत में एक स्वर का मेल बनकर ये व्यंजन पूर्ण होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद और 2 वर्ण बचते हैं जिसको द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुणित व्यंजन। वो कौन से हैं? ढ़ और ढ़, ढ़ और ढ़। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि ड, ढ, ढ़, ढ़। तो ड जो है, ड के नीचे आपको कोई बिंदु नहीं लगता, उसी तरह से ढ के नीचे भी कोई बिंदु नहीं लगता, लेकिन ड़ के नीचे बिंदु लगता है और ढ़ के नीचे भी बिंदु लगता है। इसमें फर्क को आप समझिए। जिसके नीचे बिंदु नहीं लगता वो ड कहलाएगा और ढ कहलाएगा। अगर नीचे बिंदु लगता है तो वो ड़ और ढ़ कहलाएगा। ये उसका प्रोनाउंसिएशन का तरीका, इसको उच्चारण करने का तरीका है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे व्यंजन। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ एक बार पूरे व्यंजनों को उच्चारण करके देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, निय। चाहे तो आप दबा सकते हैं निय, या फिर नहीं भी दबा सकते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध,
न, प फ, ब भ, म, य र ल व, श श श ह क्ष त्र ज्ञ। दोस्तों ये जो मैंने क्ष कहा, इसको उच्चारण करने के लिए आपको इसको, ये जो क्ष बनता है वो कैसे बनता है, आधा क प्लस य प्लस अ, क्ष। तो इसको उच्चारण करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके कंठ से जो है, आपके यहाँ से क निकलने ही वाला होगा। क्या निकलने वाला, क निकलने ही वाला होगा, लेकिन आपको क नहीं कहना है, उसके बाद आपको क्ष कहना है। क्ष क्ष क्ष, क के कहने के पोजीशन में आपको आना है, लेकिन आप क नहीं कहेंगे, डायरेक्ट क्ष कह देंगे। क्ष क्ष। तो इस तरह से अगर आप उच्चारण करेंगे, इस तरह से उच्चारण करने के विधि को जान जाएंगे, उच्चारण करना सीख जाएंगे, तो डेफिनेटली आप किसी भी हिंदी रीडिंग में आप फंसेंगे नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको रीडिंग भी करते रहना है, तो बार बार आपको प्रयास करना है। और मैं आशा करता हूं कि आज आपका व्यंजनों को लेकर जितने भी डाउट थे, जितने भी कंफ्यूजन थे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9612743507। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपके परेशानी का समाधान दूँ, जितना हो सके मैं आपके परेशानी को। लेकिन दोस्तों, आपसे अंत में ये गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, या फिर आप मेरे चैनल में अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं, तो कृपया प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर करना, क्योंकि हम भी बहुत ही मेहनत से आपके सामने ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं, तो इसको करने के लिए हमें भी बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। तो हमारा मेहनत जब आप अप्रिशिएट करेंगे, आपका इस तरह से आपका संयोग मिलेगा, तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और इस तरह से आगे वीडियो बनाते रहेंगे। हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, हम ज्ञान बांट रहे, तो ज्ञान बांटना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसीलिए दोस्तों कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी अगले विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।